गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 12 भारत में कृषि चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। भारत में कृषि चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की किसी 4 प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। बेटा इसके आंसर इस प्रकार हैं। भारतीय कृषि की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पॉइंट 1, निर्वाह कृषि। निर्वाह का मतलब होता है जीवन यापन, यानी कि वैसी कृषि जो सिर्फ जीवन यापन के लिए की जाती है, अपने पूरे साल के भोजन के लिए की जाती है, उसे हम बोलते हैं निर्वाह कृषि। स्वतंत्रता के बाद कृषि पद्धतियों में बड़े पैमाने पर बदलाव के बावजूद अभी भी भारत के एक बड़े हिस्से में निर्वाह कृषि प्रचलित है। मतलब कि स्वतंत्रता के बाद जो कृषि पद्धतियों में बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव हुआ है, यानी कि उसमें आधुनिक तरीके की मशीनें यूज़ की जा रही हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज यूज़ किया जा रहा है, फिर भी बहुत बड़े क्षेत्र भारत का ऐसा है जहाँ पे अभी भी निर्वाह कृषि करते हैं, यानी कि फसल कम उपजाते हैं और अपने जीवन यापन के लिए ही फसल उपजाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव। लगभग 70% जनसंख्या अभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। बेटा आज़ादी के बाद 70 से 80% जनसंख्या पूरी तरह से कृषि पर निर्भर थी। उसके बाद धीरे धीरे लोग शहरों की ओर जाने लगे और वो अन्य कामों में इन्वॉल्व होने लगे, लेकिन आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अभी भारत की लगभग 70% जनसंख्या जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। पॉइंट नंबर 3 है, फसलों की विविधता। फसलों की विविधता का मतलब है अलग अलग तरह के फसलें। भारत में स्थलाकृति, जलवायु और मिट्टी की विविधता है। चूँकि भारत में उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु है, इसलिए भारत में दोनों जलवायु की फसलें पाई जाती हैं। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि भारत में अनेक तरह की फसलें उपजाई जाती हैं, जैसे कि खाद्य फसलों में धान, चावल, गेहूँ, दलहन, तिलहन जिससे कि तेल बनाया जाता है, चाय, कॉफ़ी, मसाले, हर तरह की फसलें उपजाई जाती हैं। और इन सभी प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग स्थलाकृति और जलवायु की ज़रूरत होती है। और भारत में स्थलाकृति, जलवायु और मिट्टी की विविधता, यानी कि स्थलाकृति भी अलग अलग है, जलवायु भी हर जगह के, जो दक्षिण भारत है वहाँ के का मौसम अलग है, उत्तर भारत में मौसम अलग है, नॉर्थ ईस्ट में मौसम अलग है, हर तरह का मौसम यहाँ पे पाया जाता है। और इसका यही कारण है कि यहाँ पे हर तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं और उगाई जाती हैं। फिर है मौसमी पैटर्न। भारत में खरीफ, रबी और जायद 3 अलग अलग फसल मौसम हैं। चावल एक खरीफ फसल है, जबकि गेहूँ रबी फसल है। बेटा मौसमी पैटर्न यानी कि जो फसल की ऋतुएं होती हैं वो 3 होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं जून से अक्टूबर तक, रबी की फसलें उगाई जाती हैं नवंबर से मार्च तक, और बीच का जो 2 महीना रह जाता है अप्रैल और मई, उसमें जायद की फसलें उगाई जाती हैं। जायद की फसलों में तरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, जो गर्मियों में हम खाते हैं वो सारी फसलें आती हैं। खरीफ की फसलों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको पता है जून से अक्टूबर तक का महीना बारिश का मौसम होता है, तो खरीफ की फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिसमें ज़्यादा बारिश की, ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और टेम्परेचर भी इसमें ज़्यादा चाहिए। रबी की फसलों में बारिश की, पानी की कम ज़रूरत होती है और टेम्परेचर कम चाहिए। वही जायद की फसलों में गर्मी ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह की फसलें बेटा ये मौसमी पैटर्न है, यानी कि फसलों की ऋतुएं हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए आपके भारतीय कृषि की किसी भी 4 प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। ये 4 पॉइंट हैं, ये आपको नोट डाउन कर लेना है और समझ के याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चावल और गेहूँ। चावल और गेहूँ की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों की तुलना कीजिए। यानी कि चावल और गेहूँ की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए और बारिश की कितनी आवश्यकता है। अब हम आंसर देखते हैं। चावल की खेती के लिए पहले चावल को गर्म और आर्द्र परिस्थितियों की आवश्यकता है। तापमान काफ़ी अधिक होना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस औसत मासिक तापमान होना चाहिए। इसकी वृद्धि के लिए
150 से 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा उपयुक्त है। चावल को उगाने के लिए गहरी, चिकनी और दोमट मिट्टी आदर्श स्थिति प्रदान करती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चावल उगाया जाता है। तो बेटा अभी मैं आपको बता चुकी थी कि चावल खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा गर्म मौसम और आर्द्र, यानी कि बारिश की ज़्यादा ज़रूरत है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। टेम्परेचर, जो मासिक टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस औसत होनी चाहिए। इसको मिट्टी किस तरह की चाहिए? गहरी, चिकनी और दोमट मिट्टी चाहिए। ये इसके लिए आदर्श माना जाता है चावल की फसल के लिए, यानी कि चावल की फसल ऐसी मिट्टियों में अच्छी उपजती है। भारत में कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ पे ज़्यादा चावल की फसल होती है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में चावल उगाया जाता है। उसके बाद है गेहूँ। यह मुख्यतः मध्य अक्षांशीय घास के मैदान की फसल है। इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। लगभग 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में गेहूँ अच्छी तरह से पनपता है। जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी गेहूँ की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। मैदानी क्षेत्र गेहूँ उत्पादन के लिए बहुत प्रयुक्त है। चावल की फसल क्या है? खरीफ की फसल है। वहीं गेहूँ की फसल रबी की फसल है। रबी की फसल में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर कम होना चाहिए और पानी की कम आवश्यकता होती है। और गेहूं की फसल क्या है? मध्य अक्षांशीय घास के मैदान की फसल है। इससे आपको पता चलता है कि जो गेहूं की फसल कहाँ पे ज़्यादा उग सकती है? मैदानी भाग पे। इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। मैं बता चुकी हूँ आपको पहले भी। लगभग 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में गेहूँ अच्छी तरह से पनपता है, यानी कि अच्छी उपज होती है उसकी। और इनको मिट्टी की कैसी आवश्यकता है? जल निकासी वाले उपजाऊ दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। जल निकासी वाले, इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनको ऐसी मिट्टी चाहिए जहाँ से पानी निकलता रहे। और दोमट मिट्टी और चिकनी दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। और मैदानी क्षेत्र इसलिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए किन्हीं 4 भौगोलिक परिस्थितियों को पहचानिए और लिखें। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। यानी कि चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए क्या क्या चाहिए, कैसी भौगोलिक परिस्थिति होना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, बारिश कितना चाहिए और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखो क्या है, चाय और कॉफ़ी दोनों के लिए आवश्यक 4 समान भौगोलिक परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट, वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? ह्यूमस वाली मिट्टी होनी चाहिए। ह्यूमस वाली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। अब इनके लिए भौगोलिक परिस्थिति यानी कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। जलवायु कैसी चाहिए इसको? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, दोनों ही क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है? तापमान कितनी होनी चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय कृषि द्वारा सामना किए जाने वाले किन्हीं 4 प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि भारतीय कृषि के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। आंसर देखिए आप। भारतीय कृषि के सामने आने वाली 4 प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं। पॉइंट फर्स्ट, प्रमुख फसलों के उत्पादन में स्थिरता। चावल और गेहूं जैसे कुछ प्रमुख खाद्य फसलों का उत्पादन काफ़ी समय से स्थिर रहा है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाएगी। यानी कि जो खाद्य फसलें हैं, प्रमुख खाद्य फसल है चावल और गेहूं, ये खाद्य फसलों के उत्पादन में काफ़ी समय से स्थिरता रही है। यानी कि जितनी उपजती है उतनी ही उपज हो रही है, उससे ज़्यादा नहीं उपजाया जा रहा है। यही प्रवृत्ति यही चीज़ अगर आगे रहेगी तो हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जनसंख्या की ज़रूरत पूरी, मतलब बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाएगी। आपको पता है बेटा कि भूमि जो है, ज़मीन, हमारी पृथ्वी पे जितनी ज़मीन है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। 1 इंच भी उसमें वृद्धि नहीं हो सकती। ज़मीन में 1 इंच भी वृद्धि नहीं हो सकती। जो ज़मीन है उसी को इस्तेमाल करना है हमें। और जो कृषि योग्य ज़मीन है, बढ़ती जनसंख्या के कारण उस ज़मीन पे घर बनाया जा रहा है, उसमें फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, तो कृषि योग्य ज़मीन की वैसे ही कमी हो रही है। और जो खाद्य फसलें हैं उसमें स्थिरता बनी हुई है, मतलब उसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है, जो आगे चल के बहुत ही नुकसानदेह होगा।
यानी कि बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाएगी। पॉइंट नंबर 2 है खेत निवेश में उच्च लागत, यानी कि खेतों में जो निवेश होता है, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उस महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण उसमें लागत भी ज़्यादा लग रही है। खेत के निवेश में, कृषि में पिछले वर्षों में खेत निवेश के दर में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके कारण निम्न एवं मध्यम जोत वाले किसान ज़्यादा घाटे में होते हैं। यानी कि जो खेत निवेश है, खेत में जो हम खर्च करते हैं, कीटनाशकों का पानी उसमें डालते हैं, कीटनाशक या और भी चीज़ें जो हम उसमें डालते हैं, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके कारण क्या होता है कि निम्न एवं मध्यम जोत वाले किसान, यानी कि जो गरीब किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको वो ज़्यादा घाटे में जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 है मृदा उर्वरता का ह्रास, यानी कि मिट्टी की उर्वरता कम होती जा रही है। एक और हरित क्रांति भारत से भूखमरी कम करने में एक सकारात्मक भूमिका निभाती है, दूसरी ओर इसके नकारात्मक परिणाम से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। हरित क्रांति में क्या है कि हरित क्रांति में लोगों को ये प्रोत्साहन, लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वो कीटनाशकों का उपयोग करें, आधुनिक तरीकों के मशीनों का उपयोग करें और बोरवेल वगैरह से सिंचाई करें। तो इसके कारण क्या हुआ है, कीटनाशकों की ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग होने के कारण और अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग होने के कारण मिट्टी की उर्वरता कम होती जा रही है। पॉइंट नंबर 4 है मीठा भूमिगत जल की कमी। हरित क्रांति का दूसरा प्रमुख नकारात्मक परिणाम मीठा भूमिगत जल की कमी है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल के अधिकाधिक उपयोग कर सिंचाई के द्वारा हरित क्रांति को सफल बनाया गया। अगर इसी प्रकार की खेती आगे आने वाले कुछ वर्षों तक जारी रही तो इन राज्यों में जल का अकाल पड़ जाएगा। अभी मैं आपको लास्ट पॉइंट में ही बता चुकी हूँ कि हरित क्रांति में नलकूपों और बोरवेल लगा के सिंचाई के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस तरह के क्षेत्रों में क्या हुआ कि मतलब कि हरित क्रांति के द्वारा सफल बनाया गया था। हरित क्रांति को सिंचाई के द्वारा, भूमिगत जल से सिंचाई के द्वारा, और अगर यही स्थिति बनी रही तो वहाँ पे जल का अकाल हो सकता है। भूमिगत जल की कमी होती जा रही है। भूमिगत जल का जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं कि पहले गांव में कुएं से पानी निकाला जाता था, हैंडपम्प था, लेकिन अब हर जगह मोटर लग चुके हैं। तो इस कारण पानी, और मोटर से जो पानी आता है वो ज़मीन के अंदर से आता है, तो इस कारण पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को समझाइए। यह भोजन में आत्मनिर्भरता से किस तरह अलग है। यानी कि खाद्य सुरक्षा क्या होती है, इसे समझाना है। आंसर देखते हैं हम। 1947 में भारत के विभाजन के कारण नहर सिंचाई प्रणाली, कपास की पट्टी और गेहूं का कटोरा पश्चिम पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में चला गया। इसी प्रकार जूट की पट्टी और धान का कटोरा बांग्लादेश में चला गया। हरित क्रांति के शुरुआत के साथ अनाज उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है और भारत पर्याप्त अनाज पैदा करने लगा है। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि यह उपलब्ध पौष्टिक भोजन की सुलभता और समर्थता पर निर्भर करता है। क्या है बेटा कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, आप सभी को पता है। और भारत के विभाजन के कारण क्या हुआ था कि सिंचाई प्रणाली, कपास की पट्टी और गेहूं का कटोरा जिसे बोला जाता था वो पश्चिम पाकिस्तान में, मतलब वो पाकिस्तान में चला गया। वहीं धान का कटोरा बांग्लादेश में चला गया। इसलिए कि जिस जगह को धान का कटोरा बोला जाता था वो बांग्लादेश में चला गया। यही कारण है कि आज़ादी के बाद हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन धीरे धीरे हरित क्रांति के कारण क्या हुआ, आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, कृषि अच्छी होने लगी, अनाज उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई और भारत पर्याप्त अनाज पैदा करने लगा। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। भारत को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करना है। अभी भी भारत को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि भारत की आबादी, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यह उपलब्ध पौष्टिक भोजन की सुलभता और समर्थता पर निर्भर है। यानी कि जो पौष्टिक खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि हमें पौष्टिक, हर व्यक्ति को पौष्टिक भोजन
की उपलब्धता हो और समर्थता हो, यानी कि इतना सामर्थ्य हो हमारे अंदर कि हम पौष्टिक भोजन खरीद सकें और हमारे आसपास ऐसे भोजन उपलब्ध हो कि हम उसे आसानी से खरीद सकें। पौष्टिक भोजन का मतलब है सही कैलोरी के साथ हमें भोजन प्राप्त हो सके, और खाद्य सुरक्षा का भी यही मतलब है कि हर व्यक्ति को सही कैलोरी के साथ भोजन प्राप्त हो सके। बेटा 12.3 का एक क्वेश्चन है, भारत में जलवायु परिवर्तन किस प्रकार कृषि को प्रभावित करेगा? किसी भी 2 स्थितियों का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए आप, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। समुद्र के स्तर में वृद्धि, अधिक तीव्र चक्रवात, अप्रत्याशित वर्षा आदि के घटित होने की संभावना है। इन परिवर्तनों के कारण चावल और गेहूं की पैदावार विपरीत ढंग से प्रभावित होगी। सर्दी के मौसम में तापमान बढ़ना विशेष तौर पर उत्तरी भारत के गेहूं उत्पादन को प्रभावित करेगा। तटवर्ती भागों में समुद्री जल के अंतर्गमन और चक्रवात की बढ़ती बारंबारता से चावल का उत्पादन भी प्रभावित होगा। जलवायु परिवर्तन का मतलब ही है बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे देश में, विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पॉल्यूशन बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा ही। तो क्या है, टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री में वृद्धि हो सकती है। तो टेम्परेचर में जैसे ही वृद्धि होगी, फसलों को नुकसान पहुंचना, मतलब फसलों को तो नुकसान पहुंचेगा ही। अगर सर्दी में के टेम्परेचर में वृद्धि हो गई तो गेहूं की फसल में नुकसान हो सकता है। गर्मियों में तो टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो भी फसलों को नुकसान है, और उसके साथ साथ मनुष्य को भी नुकसान है। इसलिए हमें पॉल्यूशन कम से कम फैलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए।